हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 8 पॉलिटी का यह 5वां अध्याय पढ़ेंगे, इकाई 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका इस अध्याय का नाम है और हमें न्याय व्यवस्था में किन-किन चरणों से गुजरना पड़ता है, किन क्या-क्या कानून होते हैं। अगर कोई भी हमको अगर फँसा दिया तो उसके लिए क्या मतलब फँसाने का मतलब यहाँ पर है ये क्या जो अगर हम कोई ऐसा कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है लेकिन तब पर भी उसको फँसाया जाता है। तो ये भी एक क्या है, एक न्यायिक रूप से उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ये सब जो होता है संसद में अगर कुछ जो है बिल पास हुआ है, अगर उसको जनता नहीं मानने को तैयार है, तो यहाँ पर भी जो है न्याय के रूप में सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसको देखता है कि सही है कि नहीं है, उसको रद्द कर देता है। तो यहाँ पर एक वो व्यवस्थाएँ जो ये देख रहे हैं कि बेटी के लिए ये कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लगा रही है सुप्रीम कोर्ट में इनके बारे में कहानी पढ़ चुके हैं कि बेटी के लिए जो है दहेज के कारण उनको बेटी को मार दिया गया। तो इत्यादि जो न्यायिक रूप से न्यायिक प्रक्रियाएँ हैं, न्यायिक रूप से आपस अदालत में जाते हैं, क्या-क्या प्रक्रियाएँ चलती हैं, क्या-क्या होता है इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इस अध्याय के ज़रिए विद्यार्थियों को न्यायपालिका से परिचित कराया जा रहा है। इस व्यवस्था में कि पुलिस, अदालत जैसे कुछ आयामों के बारे में बच्चे पहले ही काफ़ी कुछ जानते होंगे। वही मीडिया के ज़रिए या अपने निजी अनुभवों के आधार पर इन संस्थाओं के बारे में जानते हैं। इस इकाई में मुख्य प्रयास यह है कि न्याय व्यवस्था की बुनियादी जानकारी और आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित उपयोगी जानकारियों को जोड़ा जाए। अध्याय 5 में जो मुद्दे उठाए गए उन पर अगली कक्षाओं में भी बल दिया जाएगा। इन अध्यायों को पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को इस बात पर का एहसास कराएँ कि संविधान के सिद्धांतों को सिद्धांतों को कायम रखने में न्यायपालिका कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका जो है बताई गई है ताकि विद्यार्थी जो है हर व्यक्ति की भूमिका और न्याय के विचार में समझ सके कैसी न्यायिक व्यवस्थाएँ हैं। देखिए अध्याय 5 में शुरू करने से पहले क्या करना है तो पिछली इकाई में हमने कानून के शासन की चर्चा को दोहरा लेना अच्छा रहेगा। तो क्या है इसके बाद ही कानून के शासन के को कायम रखने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा शुरू की जा सकती है। हम पहले इसको दोहरा लेते हैं। देखिए क्या है न्यायपालिका में कक्षा अध्याय में न्यायपालिका से संबंधित 5 अलग-अलग लेकिन एक-दूसरे से जुड़ी अवधारणाओं पर चर्चा की गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसकी जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह काफ़ी जटिल विचार है लेकिन बच्चों को इसे समझना पड़ेगा। इसे बुनियादी स्तर पर ऐसी निर्णय प्रक्रियाओं के उदाहरणों से समझाया जा सकता है जिससे विद्यार्थी परिचित हैं। इसकी संरचना को एक से मामले के ज़रिए दिखाया गया है। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे न्यायिक प्रक्रिया की पद्धति कार्यपद्धति को समझने के लिए कुछ अन्य मामलों की चर्चा भी करें। न्याय तक पहुँच न्याय तक पहुँच शीर्षक इस अध्याय के अंतिम अवधारणा में जनहित याचिका मतलब पीआईएल जिसको आप याद रखेंगे पीआईएल जो होता है उसको क्या बोलते हैं जनहित याचिका की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। इस हिस्से में न्याय में मिलने में विलंब का भी ज़िक्र किया गया है और इस भाग की चर्चा करते हुए मौलिक अधिकारों के बारे में भी बच्चों की समझदारी से इस्तेमाल करें, इनके बारे में बताया गया है। देखिए कक्षा 6 के ज़रिए बच्चों को आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका तथा निष्पक्ष मुकदमे की प्रक्रिया से परिचित कराया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इस अध्याय की शुरुआत एक चित्र कथा पट से होती है, जिसमें चोरी की एक घटना यहाँ पर देखिए पहले भी बताए थे कि कोई किसी को फँसाता है या कोई चोरी कर लिया, किसी को फँसा दिया। अगर वो कोई खुद चोर है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? अगर वो किसी के द्वारा फँसाया गया है तो उसके लिए क्या प्रावधान इत्यादि जो है कानून व्यवस्था में सब कुछ दिया गया है और निष्पक्ष रूप से ये न्यायपालिका काम करती है। इस कहानी के माध्यम से पुलिस, सरकारी वकील, धीश की भूमिका तथा निष्पक्ष मुकदमे के बारे में भी चर्चा की गई है। इस बात को की संभावना है कि इन चीज़ों के बारे में विद्यार्थियों की अपनी एक राय हो
हो सकता है कि वे आपराधिक न्याय व्यवस्था के बारे में काफ़ी नकारात्मक या निराशापूर्ण राय रखते हों। शिक्षक के नाते आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस अध्याय में दिए गए आदर्शों की चर्चा के ज़रिए उनकी इस निराशा को दूर करें। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आदर्श कार्य पद्धति क्या है और भारतीय संविधान में दिए गए सिद्धांतों के साथ क्या संबंध है? दूसरा तरीका यह है कि इन संस्थानों के कामकाज में सचेत और जागरूक जनता के योगदान को दोहराया। जो सचेत हैं, जो जागरूक जनता है, उनको हम आगे लाएँगे, उनके द्वारा जो है हम समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं। देखिए न्यायपालिका अब क्या है? तो अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर के अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या होता है? कोई भी कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उसको सज़ा दी जाती है। देखिए, कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं, जहाँ न्याय के लिए नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। देखिए, नागरिक न्याय के लिए वहाँ पर उस अदालत में जा सकते हैं। देखिए, सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। देखिए स्वतंत्र कौन है? तो न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है? तो क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। देखिए, ये भी पूछ देता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ये देख सकते हैं चित्र। अब देखिए न्यायपालिका की भूमिका क्या है? अदालतें बहुत सारे मुद्दे पर फैसले सुनाती है। आप जानते हैं कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर अदालत फैसला सुनाती है। वह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वह राज्यों के बीच नदियों के पानी के बँटवारे पर फैसला दे सकती है। वह किसी अपराध के लिए लोगों को सज़ा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों से बाँटा जा सकता है। इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? तो विवादों का निपटारा। देखिए, न्यायपालिका में विवाद का निपटारा कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रिया विधि मुहैया कराती है। कौन? विवादों का निपटारा करने के लिए जो है क्रिया विधि कौन? न्यायपालिका। देखिए, न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। ये आपको हमने पहले भी बताया, शुरू में ही इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि अगर कोई भी कानून ऐसा है जो संविधान के अनुरूप या उस आधारभूत संरचना को जो है आधारभूत ढांचे को उल्लंघन कर रहा है, तो संविधान की जो भी अगर कोई भी कुछ फ़ॉल्ट होगा, तो उस कानून को वो रद्द कर सकते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा। देखिए कानून रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ये आप जानते हैं कि अगर किसी को लग रहा है कि हमारे साथ जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उससे पहले कौन कहाँ जाता है? सिविल कोर्ट जाता है, जो जिला में होता है, आप जानते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 7 में हमने पढ़ा है कि हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था कि खेतिहर थे, वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया, तो उनकी
हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 याद रखेंगे कौन? संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो सभी को जीवन का मौलिक अधिकार मतलब सभी को जीने का अधिकार है। तो ये कौन अनुच्छेद है? 21 है। तो इसमें जो है दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। तो फलस्वरूप नागरिक का जो अधिकार है, यहाँ पर आप समझेंगे जो सुनवाई में आपको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा तो सभी को जीने का अधिकार है और साथ ही स्वास्थ्य का भी अधिकार है। तो किसी कोई अस्पताल जो है किसी को नहीं रख रहा है वो जो है एकदम सीरियस में है तो उसको नहीं रख रहा है तो उस पर भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। फलस्वरूप न्यायालय के पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। कहाँ? तो जो है पश्चिम बंगाल सरकार को कहा गया कि जो भी उसको नुकसान हुआ है उसको क्या दे? मुआवजा दे और सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज का विशेष ध्यान दिया जाए। जो आपात स्थिति में अगर कोई रोगी आता है तो विशेष रूप से ध्यान देकर उसकी इलाज की जाए। ये सरकार को किसने कहा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि उसको मुआवजा दें क्योंकि आपके सरकारी अस्पताल में कोई भी अस्पताल में उसको एडमिट नहीं किया गया। देखिए पश्चिम बंगाल दूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 याद रखेंगे कि केस का नाम क्या था? तो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में देखिए इसकी स्थापना कब होती है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूर्ण बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। कब? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र भी बना और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भी गणतंत्र होत उसी दिन होता है, 26 जनवरी 1950 को। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इसका क्या नाम था? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करती थी और कहाँ पर थी? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ये हुआ करती थी। इसका पहला नाम क्या है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 तक इसका नाम रहा पूर्ववर्ती में। और इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित जो है इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया और 1958 में जो है प्रिंसेस से हटाकर और इस इमारत में इसको स्थानांतरित किया गया जो पहले कहाँ पर था? तो संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, उसको अब कहाँ पर कर दिया गया? तो ये पहले ये संसद भवन में था, अब इसका अलग जो है इमारत बन गया, जो कि ये देख रहे हैं ये है, सर्वोच्च न्यायालय का। याद रखें कि यहाँ पर इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को पहले किस नाम से था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से पूर्ववर्ती में था और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र भी होता है और यह जो है संसद भवन के परिसर भीतर चैम्बर में हुआ करता था, जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, लेकिन बाद में 1958 में इसको अलग कर दिया गया। उसका हस्तांतरण हो गया, अलग बिल्डिंग बन गया। अब देखिए शिक्षिका की सहायता के लिए यहाँ पर देखिए विवाद किस्म है उदाहरण देखिए विवाद किस्म क्या है? केंद्र और राज्य के बीच पानी का विवाद हो जाता है। 2 राज्यों के बीच भी जो है देखिए केंद्र और राज्य के बीच पानी का भी विवाद होता है और 2 राज्यों के बीच पानी का विवाद होता है। केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई फंड होता है तो उसके विवाद में हो जाता है। 2 नागरिकों के बीच विवाद ज़मीनी विवाद हो सकता है, मारपीट का विवाद हो सकता है। ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे कानून हैं। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको संविधान क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द कर देता है। अब देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? अब स्वतंत्र रूप से आप कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता हुआ दिखाई देता है। देखिए वैसे नेता से आपकी झगड़ा हो जाती है जो न्यायाधीश जो है उसी से हेम-फेम है। वो जो है अगर आप केस करते हैं तो न्यायाधीश को देखते हैं कि उसी नेता के साथ
जो है हिमायत कर उसी नेता का हिमायत मतलब उसी नेता को हाव-भाव देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसी की वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। अगर न्यायाधीश को उसके नियंत्रण में रहेगा, तो कैसा स्वतंत्र रूप से ये फैसला नहीं ले पाएगा। स्वतंत्रता का यह अभाव जो है स्वतंत्रता मतलब कि अपने सभी से परे होकर जो एक्चुअल है उसको ना देखकर किसी के दबाव में आकर अगर किसी फैसला देते हैं तो वो क्या हुआ आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो यही है स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात की ओर मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल-अंदाज़ी को स्वीकार नहीं करती। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ पर कोई नेता, कोई दलाल मतलब कि जो बीच में का होगा हम पैरवी करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वैसा नहीं होगा। तो ये क्या होगा? स्वतंत्र होगा। तो इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बँटवारा। देखिए शक्तियों का बँटवारा कैसे है? तो जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। ये क्या है? शक्ति का बँटवारा हमारे संविधान का क्या एक पहलू है? न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और आप यहाँ पर पढ़े कि मंत्रिपरिषद जो होता है, लोकतंत्र है। मतलब यहाँ पर शक्तियों का बँटवारा है। हर किसी के पास कुछ न कुछ शक्ति दी गई है, उसके कानून के अनुसार वो काम करता है। देखिए जैसे यहाँ पर बताया भी विधायिका और न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। देखिए इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की एक अन्य शाखाएँ न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अगर देखिए विधायिका हो या कार्यपालिका हो जैसी कोई भी सरकार हो, वो न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकता है। उसका अपना काम है इसलिए वो स्वतंत्र है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती। सरकार के अधीन कौन नहीं होता है? तो अदालत नहीं होता है। ना ही वह सरकार को की ओर से काम करती है और ना ही ये सरकार की ओर से काम करती है, ये संविधान मतलब कानून के रूप से ये काम करती है। याद रखेंगे? शक्तियों के इस बँटवारे को दुरुस्त रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और जो है सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर सरकार नियुक्ति करता है तो वो अपने जो है अधीन ला सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ना ही उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा कोई भी प्रक्रिया ना हो जिससे कि सरकार उसकी नियुक्ति करे। तो ये ना दखल अंदाज़ी ना हो। इसीलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बार वो नियुक्त हो गया न्यायाधीश तो उसको हटाना क्या होता है? मुश्किल होता है। उसकी प्रक्रिया हो जाती है, वो उस प्रक्रिया से हटेगा अन्यथा वो नहीं हटेगा। देखिए आगे क्या है न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है और यही स्वतंत्रता जो है अदालत को क्या बहुत सारी ताकत प्रदान करती है। उसके बाद देखेंगे हम भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, संरचना अदालतों की भारत में कैसी है। तो देखिए हमारे देश में 3 अलग-अलग 1 मिनट। हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर के अदालतें हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अ, अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल 1 अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे काम निपटाए जाते हैं और छोटे-छोटे मामले जो हैं यहीं पर देखे जाते हैं। इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत इसको कहा जाता है सिविल कोर्ट। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बँटा होता है। प्रत्येक राज्य जानते हैं कि अब जिलों में बँटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और प्रत्येक राज्य से 38 जो है 28 जिला है, तो 28 जिला का क्या होगा? एक एक उच्च न्यायालय होगा। वहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर अपवाद भी है, लेकिन उसको ना देखते हुए देखेंगे, तो यहाँ पर जो होगा एक-एक राज्य में एक-एक उच्च न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय में क्या होंगे? एक
जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे। वही यहाँ पर बताया गया है कि यह अपने राज्य का सबसे ऊँची अदालत और उस राज्य का वो सबसे ऊँचा अदालत होगा। और उच्च न्यायालयों से ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर आपने 3 न्यायालय देखा, 3 न्यायालय में आपको दिखा कौन? तहसील या जिला अदालत या आप इसको क्या बोले अधीनस्थ न्यायालय। और दूसरा देखिए राज्य जो है राज्य में एक राज्य में होगा जो उच्च न्यायालय होगा। और तीसरा देखिए आप कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या? सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा, सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे नई दिल्ली का नाम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देश के जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। जैसे अभी कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये क्या है? सर्वोच्च हैं, सब ये मुखिया हैं सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं और जो वहाँ पर निर्णय दे दिया गया है वो सारी अदालतें जो हैं देश की जितने भी अदालत हैं वो मानेगी। देखिए निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी दिखती है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर हम आते हैं। तो नीचे में आप यहाँ पर कौन हो गया? अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय इसको, ये राज्य न्यायालय हो गया ये और ये जो हो गया सुप्रीम सुप्रीम हो गया, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय हो गया। ये उच्च न्यायालय हो गया, ये सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ये जिला न्यायालय हो गया या सिविल कोर्ट हो गया या अधीनस्थ न्यायालय हो गया या तहसील न्यायालय। तीनों नाम याद रखेंगे, ये कहीं से भी पूछ सकता है। अब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए मद्रास उच्च न्यायालय का यहाँ पर चित्र दिया गया है। ये मद्रास का उच्च न्यायालय है। पहले कौन-कौन से उच्च न्यायालय आए हैं उसके बारे में भी बताया गया है। देखिए उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। याद रखेंगे उच्च न्यायालय व्यवस्था है सबसे पहले कहाँ पर की गई है? कहाँ पर की गई है? तो सबसे पहले की गई है मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। यहाँ पर कलकत्ता के से कलकत्ता और बी और एम, के बी एम यहाँ पर याद रखेंगे और इसी के बाद इसी के द्वारा जो है 1862 में यहाँ पर उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है, याद रखना यहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है? तो यहाँ पर उसकी स्थापना हो गई थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे और ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर था। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन जो है 1966 में होता है और यहाँ पर देखेंगे तो 100 वर्ष से ज़्यादा का भी समय लगता है दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना का। 1966 में जो है दिल्ली का उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उससे पहले 1862 में 3 जगह आपको तीनों प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की। आज देश भर में कुल कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? तो टोटल 25 हैं। याद रखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल कितने हैं? उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। बहुत सारे राज्यों में के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। याद रखेंगे पंजाब और हरियाणा का जो दोनों का जो साझा उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में है। यहाँ पर और टोटल कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरी तरफ और है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य में असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। 4 नाम याद रखेंगे कौन-कौन है? नागालैंड, असम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऊपर का जो आप देखते हैं ऐसे करके आता है, तो ऊपर में आप ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, बीच में है असम और यहाँ पर है नागालैंड और मिज़ोरम यहाँ पर। तो यहाँ पर ती चारों जो है ये चारों का यहाँ पर सिक्किम में सॉरी यहाँ पर गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में इसका टोटल चारों का यहाँ पर हो गया उच्च न्यायालय। याद रखेंगे 2 हो गया पंजाब और हरियाणा राज्य, इनका हो गया न्यायालय कहाँ? तो चंडीगढ़। और दूसरा है कौन? पूर्वोत्तर राज्य में असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए कौन है? तो चारों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया है, गुवाहाटी। याद रखेंगे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश जो अमरावती है और तेलंगाना हैदराबाद में अलग-अलग उच्च न्यायालय हैं। कब से? तो 1 जनवरी 2019 से अमरावती और जो है आंध्र प्रदेश का अमरावती है और तेलंगाना का हैदराबाद। तेलंगाना का कहाँ? हैदराबाद उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो अमरावती में। और तेलंगाना का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुँचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की
राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके उसके लिए खंडपीठ भी हैं। तो यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन जो है बनते हैं टोटल। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। जॉइंट में कौन है? तो पंजाब और हरियाणा है। दूसरा कौन है? तो आप याद रखेंगे गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसमें 4 राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर का असम, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। और इसका गठन दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 1966 में। और मद्रास, मुंबई और कलकत्ता का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1862 में। और यहाँ से 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का जो है कहाँ पर है उच्च न्यायालय? तो अमरावती में। तेलंगाना का कहाँ है उच्च न्यायालय? तो हैदराबाद में। इस प्रकार इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब आगे है, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, जो है सभी अदालतें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर कोई फैसला दे रहा है तो ऊपरी अदालत अगर फैसला दे दिया तो उसका अनुसरण कौन करता है? निचली अदालत करता है। तो इसलिए एक दूसरे से सभी जुड़ा हुआ है। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालत के फैसले नीचे के सारी अदालतें को मान्य होते हैं, आपको हमने अभी तक बताए हैं। इसी एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह क्या करेगा? तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है और यह क्या करता है? तो उसको ऊपर की अदालत में ले जाता है। निचली अदालत अगर उसे लगता है ये हमें जो फैसला सही नहीं दिया है तो ऊपरी अदालतों की ओर हो जाता है। ये देख सकते हैं पटना पटना उच्च न्यायालय की ये तस्वीर है आपको। आगे है अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे का हम विचार करेंगे। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है। कौन है? तो दिल्ली प्रशासन के साथ है, राज्य सरकार है और ये लक्ष्मण कुमार हैं, इनके द्वारा जो है मुकदमा है, जो निचली अदालतों से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। देखिए क्या कहानी है, तो कहानी है कि 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया और वह दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे। जहाँ लक्ष्मण के भाई और उसके जो परिवार है उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई और उसकी पत्नी जो है उसकी अस्पताल में 2 दिसंबर 1980 को हो जाती है। और वह जो है मौत हो गई, वह जली हुई थी मतलब उसको आग लगा हुआ था। सुधा के घरवालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। देखिए शादी होता है कब? तो शादी होता है 1980 के फरवरी में और वह मृत्यु हो जाती है 2 दिसंबर 1980 को और वह जली हुई थी। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा था कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरी और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। उसके पति जो लक्ष्मण कुमार उन्होंने क्या किया? आग लगाई। शकुंतला ने मिट्टी के तेल डाले थे। जिसको केरोसिन तेल के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसके साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालतों ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुनाई। ये कौन था? निचली अदालत जो यहाँ पर सज़ा सुनाती है। ये देखिए गुवाहाटी का जो चारों पूर्वोत्तर राज्यों का है, वहाँ पर उच्च न्यायालय का ये क्या है? आइजोल मिज़ोरम बेंच है ये। बेंच ये खंड में जो आप उच्च न्यायालय का खंड होता है उसमें है ये। यहाँ पर मिज़ोरम का है, ठीक? उच्च न्यायालय में जो चारों था, 4 में एक यहाँ पर दिखाया गया है, चित्र में देख सकते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आइजोल मिज़ोरम का बेंच है, यहाँ पर खंड में सब चारों का अलग-अलग है।
अब आगे है कि 1983 में क्या होता है, 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर किया। कब? 1983 को। दोनों तरफ से वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। यहाँ पर देखिए अब तीनों क्या होते हैं, एक घटना के रूप में उसको बताया गया और यह तीनों बरी हो जाते हैं। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। आपने ऊपर में चित्र में भी देखा है कि माँ जो है दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए तस्वीर लेकर बैठी हुई है और वह सभी फाइलों के साथ है। उन्हें इस बात पर दुःख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडिया फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। ये संगठन था जिन्होंने इस जो है अपील को दायर किया। उसके बाद क्या था, 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। कब? 1985 में। 80 से कहानी शुरू होता है, 85 तक पहुँच गया। वकीलों ने के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया और उच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ये क्या है, बरी हो गए हैं। निचला न्यायालय ने क्या दिया था, मौत की सज़ा दी थी और उच्च न्यायालय ने जो है बरी कर दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को तो दोषी पाया लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया। यहाँ पर देखिए लक्ष्मण को दोषी पाया गया और उसकी माँ को दोषी पाया गया और सुभाष चंद्र जो जेठ था उसको बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपों को क्या किया, आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया वो सर्वोच्च है, वो मान्य होगा, अब उसको कोई नहीं बदलेगा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, तो उम्र कैद की सज़ा सुना दी। एक ने मौत की सज़ा दी, एक ने बरी कर दिया, एक ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उम्र कैद की सज़ा दी गई और यहाँ पर सुभाष चंद्र जो था जेठ था उसको क्या किया गया, उसको बरी कर दिया गया, उसके खिलाफ नहीं सबूत जुटा पाया। ये देखिए ये नामची दक्षिण सिक्किम का जिला का अदालत है, ये जिला अदालत है, नामची है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, तो अधीनस्थ अदालतों को कई अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय या अतिरिक्त में सत्र न्यायालय या प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से भी जाना जाता है। इतने नामों से अधीनस्थ न्यायालयों को जाना जाता है। याद रखें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अम, पॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय और या सत्र न्यायालय, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये सब जो है सभी नाम, ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएँ कौन-सी हैं? अब देखिए शाखा पढ़ेंगे, विधि व्यवस्था की शाखा क्या-क्या हैं? देखिए यहाँ पर दिया गया है दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध, क्या है? समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह जो है आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क को समझने के लिए नीचे दी गई जो है तालिका उसको हम देखेंगे। देखिए फौजदारी कानून है क्या है और दीवानी कानून क्या है? ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जिसको क्या कहा गया है? अपराध कहा गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज,
फौजदारी में के लिए औरत को तंग करना और हत्या आदि, क्या ये सब फौजदारी ऐसे क्रियाओं से संबंधित है ऐसा विवाद जो कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी हो गया, दहेज के लिए औरतों को तंग करना या उनकी हत्या कर देना इत्यादि। उसी तरह आप पहला में देखेंगे दीवानी में तो क्या है, तो इसका संबंध जो है व्यक्ति विशेष से होता है, के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे तो ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि के से संबंधित आपकी कौन होगा? दीवानी। फौजदारी में आपने देखा दहेज हो गया, चोरी हो गया इत्यादि, हत्या हो गया। दूसरा देखेंगे तो इसमें फौजदारी में तो इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक जो होता है एफआईआर दर्ज कराई जाती है फौजदारी में, और उसके बाद जो पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालतों में केस फाइल करती है। पुलिस क्या करता है तब अदालत में केस फाइल करता है। यहाँ पर दीवानी में देखेंगे तो जो है प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अब फौजदारी में यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा में तो अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। और यहाँ पर देखें किराएदार का क्या होता है साथ, तो अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए कि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। यहाँ पर फौजदारी को हमने देखा और दीवानी को देखा, तो दीवानी और फौजदारी में आपने देखा एक व्यक्ति विशेष के लिए है जो किराएदार और मकान मालिक के साथ है। यहाँ पर फौजदारी में देखा केस होता है पुलिस के द्वारा, लोग यहाँ पर एफआईआर लिखा सकते हैं। यहाँ पर जो है आम तौर पर सूचना के आधार पर काम किया जाता है। हत्या हो गई उसके आधार पर होगा। देखिए फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप समझ सकते हैं कि उसके आधार पर इस तालिका में हम पढ़ेंगे। तो कुछ लड़के स्कूल जाते उल्लंघन के विवरण और कानून अपनाए जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी? तो देखिए कुछ लड़के स्कूल जाते वक़्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं, तो यहाँ पर परेशान करना क्या हो गया? फौजदारी हो गया। और अपनाई गई जाने व्यवस्था यहाँ पर एफआईआर हो सकता है, यहाँ पर जो है उसको पकड़ कर जेल में लाया जा सकता है, तंग नहीं कर सकते हैं किसी को। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो गया? दीवानी हो गया। तो दीवानी कानून होगा, यहाँ पर जो है दोनों को पक्ष को बुलाया जाएगा और एक-दूसरे के सहमत से जो है उसको न्यायालय कह सकता है कि उसको किराया दे दे, खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। तो ये क्या करेगा? उसकी जो है जो किराएदार है, जो मकान मालिक है, उसके साथ अदालत फैसला देगा। अब देखिए क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति जा सकता है लेकिन समय यहाँ पर ज़्यादा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है। अगर एक जो गरीब व्यक्ति है वो अदालत को नहीं जो है अदालत की जो प्रक्रियाएँ हैं, अदालत की जो कॉस्ट है उसको नहीं दे पाता है। जो है ये जा तो सभी सकता है लेकिन वो अफ़ोर्डेबल नहीं है। तो उसको अगर नहीं कर रहा है, नहीं उसको हो रहा है कोई भी चीज़, जो मज़दूर है वो नहीं अगर मज़दूर के साथ वैसा व्यवस्थाएँ जो सभी का अधिकार होता है दिया जाता है तब पर भी वो क्या होता है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर उसी बात को बताया गया है कि सिद्धांत क्या है, तो भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालय के शरण में जा सकता है, सभी जा सकते हैं, इसके लिए कोई अथी नहीं है, नहीं जाएँगे। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय माँगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है और उस किसी को लग रहा है कि हमारे जो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो न्यायालय में पहुँच सकता है। अदालत की सेवाएँ सभी के लिए क्या है? उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीब के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है, आपको हमने पहले भी बताया। देखिए, कानून प्रक्रिया में ना केवल काफ़ी पैसा लगता है और कागज़ी कार्रवाई भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए कागज़ी कार्रवाई के लिए पैसा है, कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, बल्कि उसमें क्या होता है बहुत समय भी लगता है। उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना-लिखना नहीं जानता है, तो उसको पूरा काम जो है पूरा परिवार दिहाड़ी मज़दूर से चलता है। तो अदालत में जाने और इंसाफ़ पाने की उम्मीद के लिए जो है बहुत मुश्किल होती है। वो उम्मीद में अपने परिवार को कैसे चला सकता है? ये बात सोचने वाली बात है कि अधिकार तो सभी को है जो हम कानून व्यवस्था में हम जाकर अपना अधिकार प्राप्त करें। उल्लंघन अगर हमारे जो है मौलिक अधिकारों का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाती है अगर कोई अपना दिहाड़ी मज़दूर से अपना परिवार चला रहा है तो वो कैसे इसको
कर पाएगा। वो दिन भर अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहता है, तो अपने परिवार को कैसे चला पाएगा? ये क्या है, ये इंसाफ़ जो है गरीबों के लिए नहीं हो पाती है। ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, प्रक्रिया मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका मतलब पीआईएल की व्यवस्था विकसित किया। कब हुआ पीआईएल कब आया? तो 1980 में याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे गए हैं की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया मतलब कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा जो है जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी संस्था से करवा दीजिए। कोई जो है लोग है उसके व्यक्ति के द्वारा करवा दीजिए जनहित याचिका मतलब पीआईएल दर्ज कर सकते हैं। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय यहाँ पर कहाँ पर? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दायर इसको कर सकते हैं। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार जो होता है टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जाता है। जो अगर आप जनहित याचिका तार भेज दिए, पत्र भेज दिए तो वो भी क्या होगा? जनहित याचिका ही होगा। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बहु न ब बंधुआ मज़दूरों जो होते हैं, बंधुआ मज़दूर को अमानवीय श्रम के से मुक्ति दिलाने के लिए और बिहार में सज़ा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पर बंधुआ बंधुआ मज़दूर है और बिहार में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है जनहित याचिका के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया, उसको न्याय दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन जो मिड डे मील होता है दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। ये जनहित याचिका के द्वारा ही जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी को दोपहर का भोजन, मध्यमा जो भोजन है, उसको दिया जाए। दाईं और यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर भोजन जो है दिया जा रहा है बच्चों को। देखिए कब हुआ था? चित्र में एक में देखें 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन की भारी अभाव पैदा हुआ। ऊपर में देखे थे, जो किसान जो है किसान यहाँ पर देख सकते हैं किसान यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है? सूखा पड़ा हुआ है, भैंस जो है धँसा हुआ है। दूसरा है सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। बहुत सारा गेहूँ में जो है चूहे के भेंट चढ़ गया था लेकिन किसानों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था। यहाँ पर गोदाम में जे देख सकते हैं कि बहुत सारे गेहूँ भरे पड़े हैं। तीसरा आप चित्र है कि इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ मतलब पीयूएनसीएल नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है और यहाँ पर भोजन का अधिकार भी कहाँ शामिल है? तो अनुच्छेद 21 में। किसने दायर किया था? तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया जो है राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है और उसी वक़्त जो है सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला? सरकार को सभी को भोजन कराना क्या है? उसका दायित्व है। लिहाजा क्या होता है? तो लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोज़गार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के ज़रिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। इसके द्वारा ये कहा गया था तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जनहित याचिका में दायर के द्वारा ये सभी कहा गया अनुच्छेद 21 जो है सभी को मौलिक अधिकार है कि भोजन का अधिकार है। तो न्यायालय ने सर्वोच्च प्रक्रिया को कहा करने के लिए न्यायालय की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट में दिए गए खाद्य और की जो है दिए गए लिए गए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया। यहाँ पर जो है रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्त को भी नियुक्त किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे 2001 में चालू होता है मिड डे मील आप जानते हैं तमिलनाडु में सबसे पहले इसका जो है लागू किया गया था। अब आगे हम पढ़ेंगे आम आदमी के लिए अदालत तक पहुँच ही
पहुँचना ही न्याय तक पहुँचना होता है। आम आदमी अगर अदालत पहुँच गया तो समझो वह न्यायालय पहुँच गया। न्याय तक पहुँच जाता है। अदालतों जो हैं अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा कि अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। जीवन के अधिकार में क्या है? भोजन का भी अधिकार है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया था कि वो दोपहर के भोजन की योजना जो है मिड डे मील सभी जो है सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, झुग्गियों-झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। जो झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं उनके लिए क्या है फैसले गलत हैं। हाल ही के फैसलों में वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। जो झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, उसको लग रहा है कि घुसपैठियाँ हैं। यहाँ पर कुछ जो है कहानी दी गई है, उसमें पढ़ेंगे हम। देखिए लिखा गया कि ओल्गा टेलिस बनाम एक भी केस है ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे ने न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। नाम याद रखेंगे ओल्गा टेनिस और मुंबई नगर निगम। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार के जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। जो आजीविका का जो अधिकार है वो जीवन का हिस्सा है। आप किस प्रकार से जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो क्या जीवन का एक हिस्सा है। नीचे इस फैसले को कुछ अंश दिए गए हैं, इसको हम पढ़कर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के आधार पर किस तरह जोड़कर देखा। देखिए अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा होता है। जीवन का मतलब क्या होता है? एक जीवन का मतलब केवल जीवन जैविक अस्तित्व बनाए रखने में कहीं ज़्यादा होता है। जीवन का मतलब ये है जैविक अस्तित्व जो है उसको बनाए रखने इसके कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रियाओं जैसे मृत्युदंड देने और लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान ली जा सकती। जीवन के अधिकार का एक ऐसा आयाम जो है जीवन का अधिकार एक ऐसा आयाम है अ, जो है जीवन का अधिकार जो है एक ऐसा आयाम है, इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता है। वो कैसे रहेगा? उसके जीवन जीने के लिए कोई साधन नहीं है, खाने-पीने के लिए कोई साधन नहीं, पीने के लिए साधन नहीं है, तो वो कैसे अपने जीवन को जी सकता है? आजीविका का साधन उसको तो चाहिए, वो कैसे अपने जीवन को, ज़िंदगी को जी सकता है? वही है, तो किसी व्यक्ति की को पटरी या झुग्गी-बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फ़ौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हम मामले में साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें हर मामले में साबित नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। प्रस्तुत मामले में अनुभाविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे-मोटे आम धंधे में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह भी नहीं होती है। वे अपने काम करने की जगह के आस-पास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए, तो उनका रोज़गार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वह वंचित हो जाएँगे। ये जो है अनुच्छेद 21 का कुछ यहाँ पर गलत डिसीज़न हो जाता है। देखिए, जबकि पहले फैसले वाले में 1985 में ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे दिया गया फैसला में झुग्गी बस्तियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बदलने की प्रक्रिया चल रही थी। देखिए, न्याय तक आम लोगों को की पहुँच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती है। इससे क्या होता है, ये भी न्याय जो है आम लोग जो है इस समय कुछ काम कर रहा है, कुछ उसको रोज़गार मिला हुआ है, कुछ काम कर रहा है, लेकिन अदालत में जाता है तो उसको समय दर समय मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लग जाता है, दसों साल एक फैसला को करने के लिए। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल।
यहाँ पर चित्र में हम पहले पढ़ेंगे, चित्र में क्या दिया गया है, तो चित्र में दिया गया है कि 22 मई 1987 को मारे गए हामिशपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। कब? 22 मई 1987 को मारे गए थे। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ पर 31 साल से संघर्ष कर रहा है। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, इसके उसके कारण दिसंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मुकदमा उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था और इसके कारण जो है उत्तर प्रदेश से कहाँ गया? तो दिल्ली चला उच्च न्यायालय में चला गया। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशनरी मतलब पीएसी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए गए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया और 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया। ये फ़ोटो जो है 24 मई 2007 को लिया गया है और अक्टूबर 2018 में इसका जो है फैसला आता है, दोषी मानता है। केस कब हुआ है? तो 22 मई 1987 को। तो यहाँ पर 31 साल एक न्याय को पाने में लग जाता है। उत्तर प्रदेश का केस था, दिल्ली में फैसला आया, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, तब आया। तो 19 लोगों को यहाँ पर दोषी पाया गया था। यहाँ पर देखिए भारत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो उच्च न्यायालय में टोटल स्वीकृत पद 34 हैं, कार्यरत 34, रिक्त 0। उच्च न्यायालय में कार्यरत जो है स्वीकृत पद 1079 है, 1079 है, कार्यरत कितना है? 655 है और रिक्त कितना है? 424। और जिला और अधीनस्थ न्यायालय में 22,644 सीट होता है, स्वीकृत है और 17,509 पद जो है कार्यरत में है और 5135 पद 2019 की गणना के अनुसार खाली हैं। अब क्या होता है तो उसके बाद देखिए इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां पर अंकुश लगाया है। कौन? तो न्यायपालिका ने। और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ये हमारे एक तरह का क्या है? लोक बुनियादी पहलू है। हमारे लिए मतलब बुनियादी मतलब शुरुआती का पहलू है, ढाँचा है। हमारे लिए क्या है? ये सभी कुछ है। यहाँ पर देखिए न्यायाधीशों को कमी मुकदमे करने वाले न्यायालय में मिलने वाले प्रभाव को चर्चा करें। अगर न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कमी है तो जानते हैं कि मुकदमा जो है लेट चलेगा ही। यहाँ पर देख सकते हैं 5135 सीट जो है जिला में ही खाली है। 424 सीट उच्च न्यायालय में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर केस होते हैं? तो जिला और अधीनस्थ न्यायालय में। यहाँ पर सिर्फ 55 हज़ार वकील जो है जज कमी है, तो एक जनामे पर 2-3 फैसले आते हैं, तो जानिए कितना फैसला गुना कर सकते हैं, कितना फैसला जो है लेट हो रहा है। तो इस प्रकार आपका ये जो है चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था न्यायपालिका। और पिरामिड में देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचला अदालत जो अधीनस्थ न्यायालय होता है। भूख से मौत ज़िम्मेदार कौन? ये बोल रहा है, सरकार कह रहा है भूख से अगर मौत हो रही है तो ज़िम्मेदार कौन है? सरकार है। इसलिए उसने क्या कहा था कि सभी को भोजन की व्यवस्था करें। देखिए सरकार का कर्तव्य है। यहाँ पर देखिए शब्द संकलन क्या है? तो बरी करना। जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है, जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे क्या कहते हैं? बरी कहना कहता है। अपील करना। देखिए निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपील करना कहा जाता है। तीसरा क्या है? तो मुआवज़ा। किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए गए जाने वाले पैसे को क्या कहा जाता है? मुआवज़ा। और बेदखली क्या होता है? सभी लोग जिस ज़मीन मकानों में रह रहे हैं, यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बेदखली कहते हैं। उल्लंघन किसको कहते हैं? तो किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यायपालिका के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से इस चैप्टर से बनते हैं। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।